हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आज के इस नई वीडियो के अंदर। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग टेलविंड को स्टार्टिंग से लेके एंड तक सीखने वाले हैं। ये वाला वीडियो ड्रॉप 2 है, जिसके अंदर हम लोगों ने पहले ड्रॉप के अंदर नेक्स्ट जेएस के बारे में सीखा था। रिएक्ट जेएस को भी हम लोग अपने चैनल के ऊपर सिखा चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो इस वाली वीडियो से पहले उन दो वीडियोस को एक बार जरूर से देख के आ जाना। आप लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। अगर आप लोगों को जरा सा भी रिएक्ट जेएस या फिर नेक्स्ट जेएस के अंदर दिक्कत है तो सबसे पहले उनको सोल्व करो, उसके बाद ही ये वाली वीडियो आप लोगों को पूरा फायदा दे पाएगी। आज की इस वीडियो के अंदर डीपलोव आप लोगों को टेलविंड के बारे में सिखाने वाले हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग मोस्ट ऑफ द जो भी क्लास नेम्स होते हैं टेलविंड के अंदर उन सबको कवर अप करने वाले हैं। आप लोग टेलविंड को सेटअप कैसे करते हो, इन सारी चीजों के बारे में भी सीखेंगे। एंड रिस्पॉन्सिव डिजाइंस आप लोग कैसे क्रिएट कर सकते हो, उन सब चीजों के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो बिना देर किए चलिए इस कोर्स की शुरुआत करते हैं। हेलो। तो चलिए आज शुरू करते हैं टेलविंड सीएसएस। आप लोग को पता होगा कि ड्रॉप1 में हम लोगों ने ऑलरेडी नेक्स्ट जेएस कवर कर लिया है। तो आज हम लोग देखेंगे टेलविंड सीएसएस पूरे बेसिक से अच्छे लेवल तक, एडवांस लेवल तक। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना नेक्स्ट वाला फोल्डर खोल लेते हैं और टेलविंड पे चलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग ओपन विथ वीएस कोड कर लेते हैं। वहाँ पर आ गए हम लोग। तो हाँ, हम लोग का वर्क फ्लो क्या होने वाला है आज के लेक्चर का। लेक्चर फ्लो ये होगा कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे टेलविंड सीएसएस क्या है, इंस्टॉलेशन, साइजिंग, बॉर्डर्स, लेआउट, बैकग्राउंड कैसे चेंज वगैरह करते हैं, टाइपोग्राफी कैसे होता है, बॉक्स सेटो कैसे लगाएंगे, ट्रांजिशन और रिस्पॉन्सिवनेस। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि टेलविंड सीएसएस आखिरकार है क्या। तो जब हम लोग ट्रेडिशनल वे से जब HTML CSS वगैरह यूज करते थे तो उस समय क्या करते थे कि CSS का अलग फाइल बनाते थे और index.html का अलग फाइल बनाते थे। तो होता क्या था उस समय कि एक ही फाइल था HTML, तो उसमें सारा कोड लिख देते थे, जो भी HTML का कोड है और CSS का अलग कोड। लेकिन रिएक्ट जेएस, नेक्स्ट जेएस जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, बहुत सारा कंपोनेंट्स वाइज काम किया जा रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए एक वेबसाइट का लगभग प्रोडक्शन लेवल पे काम हो या ठीक ठाक लेवल पे भी काम होता है, तो उसमें अच्छे खासे कंपोनेंट्स बने होते हैं। तो मान लीजिए 5-6 कंपोनेंट्स एक छोटे से वेबसाइट, मतलब एक लैंडिंग पेज वगैरह, तो 6-7 कंपोनेंट यदि बनाए तो हर कंपोनेंट के लिए अलग से CSS फाइल बना के उसमें अटैच करना, ये कोई अच्छी बात तो है नहीं। तो इसलिए यहाँ पर आया टेलविंड CSS। तो इसमें क्या करते हैं, जो भी कंपोनेंट है ना उसके अंदर ही हम लोग CSS लिख सकते हैं। तो इस फ्रेमवर्क का नाम है टेलविंड CSS। जैसे कि आप सब पढ़ सकते हैं, टेलविंड CSS इज ए CSS फ्रेमवर्क फॉर रैपिडली बिल्डिंग मॉडर्न वेबसाइट विदाउट एवर नीडिंग योर HTML। यही मैं कह रहा था कि बिना HTML मतलब और जो भी कंपोनेंट है बिना उसे छोड़े आप उसके अंदर ही CSS लिख सकते हो। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं रिएक्ट जेएस वाला पार्ट। कि रिएक्ट जेएस में देखिए हम लोगों ने नेक्स्ट जेएस के बारे में पढ़ना शुरू किया था ना, लेकिन ये बहुत सारे लोग जो है रिएक्ट जेएस भी फॉलो करते होंगे, तो उसमें टेलविंड कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो यदि आपको ये पार्ट नहीं देखना है तो वहाँ टाइम स्टैम्प रहेगा, आप वो उससे स्किप करके नेक्स्ट जेएस वाले पार्ट से जा सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, मैं रिएक्ट जेएस वाला फोल्डर खोल लेता हूँ। उसके बाद क्रोम पे जाके टेलविंड CSS का वेबसाइट पे जाना है और यहाँ पर सबसे पहले गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है और उसके बाद नीचे आके फ्रेमवर्क गाइड्स पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा वीट। और चूंकि मैंने रिएक्ट वाला जो प्रोजेक्ट है वो टेम्पलेट मैंने वीट का यूज़ किया था, इसलिए वीट पे जा रहा हूँ। वीट पे क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा, ये वाला पोर्शन नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये कर लिया है। तो यहाँ से शुरू करता हूँ मैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे टेलविंड CSS को। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके रिएक्ट वाले जो पेज है यहाँ पर जाके मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो ये कंप्लीट हो रहा है तब तक। ठीक है, उसके बाद क्या करूँगा, ये वाला जो कमांड है सबको बस कॉपी पेस्ट करते जाना है। ठीक है, अगर फिर से गया मैं, फिर यहाँ पर पेस्ट किया। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या करना है, टेलविंड अब हुआ क्या कि जब दूसरा कोड मैंने वहाँ टाइप किया तो यहाँ पर ऑलरेडी tailwind.config.js बन गया होगा। तो यहाँ पर आके क्या करना है, इस पूरे पार्ट को यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पर लाके बस पेस्ट करना है। बस कॉपी पेस्ट ही करनी है अभी और उसके बाद इसको सेव कर देना है। ठीक है, ये वाला कॉपी नहीं हुआ क्या, आई थिंक ये वाला फिर से ट्राई करते हैं। हाँ, नहीं हो रहा है कॉपी। काम करते हैं, ये वाला जो पोर्शन है ना कंटेंट के अंदर, ये वाला पोर्शन वहाँ से हट जा रहा है, इसको फिर से कॉपी करते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये आ गया, सॉरी। उसके बाद क्या करेंगे, index.css वाला ये जाके आपको पेस्ट करना है
सोर्स फोल्डर के अंदर आपको index.css मिला होगा, इसको हटाना है यहाँ से और इसको पेस्ट करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, npm run dev, बस यही करना है और आपका टेलविन CSS का सेटअप हो चुका है। आप प्रोडक्शन लेवल का काम कर सकते हैं, फ्रंट एंड से रिलेटेड जो भी है, फ्रंट एंड बैक एंड जो भी, जिसमें आपको टेलविन CSS यूज़ करना है। तो ये हो गया आपका रिएक्ट JS में कैसे टेलविन सेटअप करते हैं, ये हो गया रिएक्ट JS का काम करता। अब चलते हैं हम सब पूरा, अब चूँकि हम लोग कंटिन्यू करें नेक्स्ट JS पे, तो जितना भी काम है हम सब नेक्स्ट JS पे करेंगे। तो ये फोल्डर क्लोज कर देता हूँ मैं और यहाँ पर जाता हूँ और रिएक्ट JS को यहाँ से करता हूँ डिलीट और चलते हैं VS कोड पे और यहाँ पर क्रिएट करते हैं हम लोग नेक्स्ट JS वाले फोल्डर पे जाते हैं, CD नेक्स्ट, और यहाँ पर शुरू करते हैं हम लोग नेक्स्ट JS का टेम्पलेट इंस्टॉल करने के तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। npx create next app @latest, ये आपको लिखना है और ओके करना है। यदि आप लोग को नहीं पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ तो जाके प्लीज़ ड्रॉप वन को देखिए, आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और चूंकि मैंने ऑलरेडी नेक्स्ट का फोल्डर बना लिया है तो यहाँ पर डॉट और स्लैश दूंगा तो इसके अंदर ही वो सारा प्रोजेक्ट का जो टेम्पलेट है वो इंस्टॉल हो जाएगा। टाइप स्क्रिप्ट यूज़ नहीं करना है, ESLint यूज़ करना है, ये सारा चीज़ मैंने ऑलरेडी बता दिया है। टेलविन CSS यूज़ करना है इसलिए यहाँ पर यस कर दिया और उसके अनुसार से ये सब में यस करना है, ठीक है। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक हम लोग रोड मैप पे जाके चेक करते हैं कि क्या क्या एक्चुअली आज पढ़ने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो इंस्टॉलेशन हम लोगों ने देख लिया, ये वाला पार्ट तो हो गया है, इस पर लगा देते हैं टिक, ठीक है। इसको कर लिए कॉपी, रिएक्ट JS वाला तो हो गया। नेक्स्ट JS में हम लोगों ने क्या किया है, टेलविन पे जाके ही टिक कर दिया था, तो वो भी पार्ट हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे साइजिंग्स के अंदर क्या क्या देखना है कि कैसे हम लोग विड्थ देते हैं, हाइट देते हैं, मैक्सिमम हाइट क्या होता है और ये काम कैसे करता है, मार्जिन पैडिंग कैसे देते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए, तो साइजिंग्स देखना है हमें, फिर बॉर्डर्स के बारे में देखना है कि बॉर्डर्स कैसे लगाते हैं, उसे रेफरेंस की तरह कैसे यूज़ करते हैं, और चलिए आगे देखेंगे। हाँ, तो चलिए इंस्टॉल हो गया है। अब क्या करना है, मुझे यहाँ पर जाके पेज में जाना है और यहाँ पर जाके मेन वाला जो भी पार्ट है सबको यहाँ से रिमूव करना है, ठीक है। ये मैंने कर दिया रिमूव और यहाँ पर जाके पेगमेंटेशन लगानी है और यहाँ पर एक फेस एप्लीकेशन बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, इसे रन करते हैं अपने एप्लीकेशन को, npm रन देयर। तो इससे क्या होगा, हमारा एप्लीकेशन रन हो जाएगा और ये URL पे जाएंगे और ये हो गया एप्लीकेशन शुरू, ठीक है। ये जो टेलविन CSS का वेबसाइट है ना, यहाँ पर आपको जाना है और जो भी आपको डाउट हो Ctrl+K दबाना है और यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए मुझे साइजिंग्स के बारे में देखना था ना, तो साइजिंग्स में देखिए विड्थ आ गया, तो साइजिंग से यदि टाइप करते हैं या जो भी टाइप करना है आपको, जैसे विड्थ के बारे में जाना है, विड्थ यहाँ पर क्लिक कीजिए, ओके कीजिए, तो विड्थ के बारे में आपको सारा चीज़ पता चल जाएगा कि विड्थ W0 क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, W पिक्सल में क्या होता है, 0.5 का मतलब क्या होता है, ये सारा प्रॉपर्टी आप लोग यूज कर सकते हैं। तो टेलविन CSS को यूज़ करना है तो सबसे पहले आपको एक डिप बनाना है या जो भी टैग्स बनाना है, टैग्स में जाके क्लास नेम के साथ आप लोग स्टाइलिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला मेरा जो पेज क्रिएट हुआ है इस पर कुछ नहीं है, जितना भी चीज़ था सारा मैंने उड़ा दिया है। तो सबसे पहले एक डिप क्रिएट करूँगा और डिप क्रिएट करने के बाद यहाँ पर सबसे पहला काम है मेरा क्लास नेम बनाना, ठीक है। क्लास नेम के अंदर टेलविन CSS, हाँ एक बात और, टेलविन इंटेलिजेंस का इंस्टॉलेशन, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक्सटेंशन पे जाना है आप लोगों को और टेलविन इंटेलिजेंस ये इंस्टॉल कर लेना है। इससे क्या होगा ना, आप लोग को हिंट्स मिलते रहेगा कि टेलविन CSS में अब सारा टेक्स्ट तो आपको याद नहीं होगा तुरंत, ठीक है, तो वो टाइम टू टाइम प्रैक्टिस कीजिएगा तो हो जाएगा। तो इसलिए आप जैसे W लिखिएगा तो वो अपने हिंट दे देगा कि क्या क्या और भी चीज़ यूज़ कर सकते हो, ठीक। तो इसको इंस्टॉल कर लेना, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है तो इसे मैं अभी हटा दे रहा हूँ यहाँ से और चलेंगे हम लोग अपने पेज की ओर। तो सबसे पहला था साइजिंग्स में क्या था, विड्थ देखना था। तो सबसे पहला काम क्या रहता है, डिव एक्चुअली है क्या, डिव बेसिकली एक ऐसा कार्ड है या ऐसा रेक्टेंगल या कुछ भी बोल सकते हैं, शेप है जिसका ना विड्थ है ना ही हाइट है, एक ऐसा रेक्टेंगल जिसका ना ही विड्थ है ना ही हाइट है, ठीक है। तो अभी इसका कोई विड्थ और हाइट नहीं है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, विड्थ के लिए यहाँ W लिखना है और डैश देना है। तो यहाँ पर आप लोग को प्री डिफाइंड वैल्यू मिल जाएगा, जैसे यहाँ 12 देते हैं तो 12 से ये मतलब ये 3 RM ऑलरेडी ले लिया है, ठीक। तो यदि मुझे आर्बिट्री वैल्यू देना है
ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट खोलना है और इसके अंदर 200 पिक्सल ऐसे लिख देना है। मान लीजिए 200 पिक्सल का बनाना है तो मुझे 200 पिक्सल का मिल जाएगा। आप यहाँ पर नीचे आके देख सकते हैं, यहाँ पर सबसे नीचे आएंगे तो आर्बिट्री वैल्यू देखिए, आर्बिट्री वैल्यू है ना, इसमें कैसे यूज़ करना है यहाँ पर दिया होगा। मैं लेक्चर के दौरान सारा चीज़ बताता जाऊँगा तो आपको लोड लेने का ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, ठीक है। ये हो गया। और हाइट मुझे देना है, मान लीजिए ये भी 200 पिक्सल दे दिया मैंने, ठीक है। तो अब ऐसा डिव है जिसका हाइट कितना है 200 पिक्सल और हाइट भी 200 पिक्सल है, विड्थ भी 200 पिक्सल। अब क्या करना है, मुझे तो दिख नहीं रहा है यहाँ पर, इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि इसका मैंने कोई कलर नहीं दिया, ना कोई बैकग्राउंड कलर है, ना ही कोई बॉर्डर है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा था रोड मैप में कि ये जो बॉर्डर है ना, इसको रेफरेंस के लिए कैसे यूज करना है। तो रेफरेंस के लिए यूज करेंगे तो बॉर्डर के लिए हम सबको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले यहाँ पर जाके बॉर्डर लिखना है, बस इतना ही आसान है। और 2 लिख देना है, मतलब 2 लिखने से क्या होगा, इसका जो हाइट है सॉरी विड्थ जो है वो बॉर्डर का वो कितना हो जाएगा, 2 पिक्सल हो जाएगा। यदि 3 करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो देखिए अब आपको दिख रहा होगा कि 200 पिक्सल 200 हाइट और विड्थ का ये एक स्क्वायर बन गया है, एक डिप बन गया है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, ये पूरा स्क्रीन के बराबर ये पेरेंट बनाना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, W फुल। तो इससे क्या होगा, विड्थ जो है 100% हो जाएगा। और स्क्रीन कितना साइज कितना, देखिए अब ये विड्थ, इसका हाइट तो कुछ नहीं है, इसलिए ये दोनों लाइन आपस में सटा हुआ है तो एक लाइन की तरह दिख रहा है, ठीक है। डिव नहीं दिख रहा है, 2D इमेज नहीं दिख रहा है आपको। अब क्या करना, हाइट देना है स्क्रीन के बराबर। तो हाइट H स्क्रीन लिख दिए, तो उससे क्या हो गया, स्क्रीन का वैल्यू 100 VH सेट हो गया। अब ये आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक ये पूरा ले लिया है ना। तो ये हो गया विड्थ और हाइट के बारे में। तो अब यहाँ पर चलते हैं हम लोग। विड्थ तो हम लोगों ने देख लिया, ठीक है, ये हो गया टिक। हाइट भी हम लोगों ने देख लिया। अब चलते हैं मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट जैसे काम करता है, मिनिमम हाइट जस्ट उसका ऑपोजिट काम करता है, तो ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें, ठीक है। वो आप लोग खुद ही एक बार ट्राई कर लीजिएगा। मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट है क्या, मैक्सिमम हाइट का मतलब होता है कि मैक्स टू मैक्स विड्थ या हाइट उतना ही जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। यदि स्क्रीन साइज उससे बड़ा करते हैं तो उतना दूर तक रुक जाएगा, तो यदि कम करते हैं तो उससे छोटा भले ही हो जाएगा लेकिन बड़ा नहीं होगा। अब मैं क्या बोला, एक बार करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक। तो चलते हैं, विड्थ जो है इसका, विड्थ मैं कर देता हूँ मैक्स। सबसे पहले क्या लिखना है, मैक्स विड्थ, और उसके बाद स्क्रीन साइज जो है उसका लार्ज हो जाना चाहिए। मतलब ये कि मैक्सिमम विड्थ हम अपने आप उसका 1024 पिक्सल सेट हो गया है। यदि मुझे आर्बिट्री वैल्यू देना है तो लार्ज हटा के स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है और वो वैल्यू फिक्स कर देनी है। जैसे यहाँ पर मैं कर देता हूँ और 768 पिक्सल मान लीजिए कर दिया, तो उसका वैल्यू जो है मैक्स अपने आप कितना सेट हो जाएगा, 768 पिक्सल, ठीक है। तो अभी के लिए क्या करते हैं, इसका वैल्यू हम लोग मैक्स W क्या करना है, स्क्रीन लिखना है और यहाँ पर लार्ज। तो इससे क्या होगा कि उसका जो स्क्रीन साइज़ है वो अपने आप, इसको लोड कर देता हूँ फिर से, हाँ रीसेट, अभी ठीक है। तो अभी आपको दिख रहा होगा कि ये जो बॉर्डर है यहाँ से यहाँ तक खुद ही ले लिया है, ठीक है। इसका यहाँ से यहाँ तक का विड्थ जो है वो विड्थ कितना है इसका, 1024 पिक्सल। एपिक पेन आ जा भाई एक बार, हाँ। तो एपिक पेन से आपको एक बार ड्रॉ करके दिखा देते। तो यहाँ से यहाँ तक का जो विड्थ है ये कितना है आपका, 1024 पिक्सल, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अब क्या करना है, अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा यही हुआ कि अब इसके साइज़ को यदि मैं रिड्यूस करता हूँ, ठीक है। अभी तो देखिए मैक्स टू मैक्स कितना विड्थ गया, 1024। इससे ज़्यादा बढ़ाने पे उतना ही रहेगा और इससे कम करने पे क्या होगा, कम करने पर इसके साथ ही घटेगा, लेकिन इसको ज़्यादा करने पर 1024 पे फिक्स हो गया। मिन हाइट बस इसी तरह काम करता है। मिन हाइट में क्या होगा कि मिनिमम इतना हाइट होगा या उससे ज़्यादा जाएगा, ठीक है। मैक्स में क्या हुआ कि वहाँ तक रुक गया। मिनिमम में क्या होगा, यहाँ से बढ़ेगा, यहाँ से कम नहीं होगा। यही इसका मतलब है, ठीक है। तो आप लोग खुद से एक बार ट्राई कीजिएगा मिनिमम हाइट। यदि कोई डाउट हो तो बोलिएगा, अगले वीडियो में बता दूंगा, ठीक। तो आप लोग को मैक्स और मिन हाइट के बारे में भी मैंने बता दिया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसमें भी टिक मार देते हैं। अब हमें देखना है मार्जिन और पैडिंग के बारे में, ठीक है। तो मार्जिन बेसिकली क्या होता है, ये जो आपको बॉर्डर दिख रहा है, ये जो बॉक्स दिख रहा है जिसका मैक्सिमम हाइट मैंने लार्ज सेट करके रखा हुआ है, इसमें जब मैं मार्जिन डालता हूँ तो मार्जिन डालने के लिए बस कुछ नहीं करना है, M लिखना है और स्पेस देके 4 मान लीजिए दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर होवर करने पे पता चल रहा है कि 1 REM मतलब 16 पिक्सल ये वैल्यू ले लिया है। तो अपने आप ये बॉर्डर के बाहर का जो वैल्यू है
ये लेफ्ट और टॉप और राइट और बॉटम हर जगह से क्या होगा, ये 16 पिक्सल ले लेगा। ये वाला पोर्शन, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है। तो मार्जिन भी आपको पता चल गया, ठीक। अब मान लीजिए एक्स डायरेक्शन में सिर्फ मार्जिन देना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पर बस एक्स लिखना होगा, एम एक्स। तो इससे क्या होगा, बस इस डायरेक्शन में, देखिए बस इस डायरेक्शन, ऊपर मार्जिन नहीं है, बस इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब यदि मुझे वाई डायरेक्शन में चाहिए तो बस यहाँ एक्स की जगह बस क्या करना है, वाई कर देना है, ठीक। वाई हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए एक्स डायरेक्शन में मुझे 6 रखना है और वाई डायरेक्शन में मुझे 4 रखना है, तो क्या होगा, इधर 6 हो जाएगा, उधर 4 हो जाएगा। तो ये सब आप खुद से करके देखिएगा, ट्राई करके मुझे बताना है कि ये जो मैंने मैक्सिमम विड्थ जो इतना लिया, इसको अब ये जो डिव है ना, इसको सेंटर पे लाना है। तो सेंटर पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एम एक्स ऑटो लिखना पड़ेगा, मतलब एक्स डायरेक्शन में ऑटोमेटिक ये बीच में आ गया, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये वाला जो पार्ट है ना, इसको अच्छे से देख लीजिए, इसका यूज केस बहुत है। जब भी आपको ऐसा डिप बनाना हो, ये वाला पोर्शन, जब भी आपको ऐसा डिप बनाना हो, मैक्सिमम हाइट सेट करो और एम एक्स ऑटो कर दो, तो ये ऑटोमेटिक सेंटर पे आ जाएगा। पहला सेंटर पे लाने का तरीका मैं बता दिया। अब क्या, अब पैडिंग के बारे में बताना है, ठीक है। तो पैडिंग के बारे में बताने से पहले यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट डिव मैं लिख देता हूँ, ठीक। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर आपको फर्स्ट डिव लिखा हुआ दिखेगा, ठीक, ये आपको दिख रहा है। अब पैडिंग क्या करता है ना, ये डिव के अंदर का पार्ट को लेता है और मार्जिन क्या करता है, डिव के बाहर के पार्ट से खेलता है, ठीक है। तो अब पैडिंग देंगे तो क्या होगा, एक्स और वाई डायरेक्शन में अंदर की तरफ वो स्पेस में खेलेगा, ठीक। तो यदि पी एक्स 4 लिख देते हैं तो एक्स डायरेक्शन में ये अंदर की ओर पुश हो जाएगा, और पी वाई लिख देते हैं तो ये ऊपर से, ये कितना 6 देने पर कितना हुआ, 24 पिक्सल। 24 पिक्सल ऊपर से नीचे ले लिया। आर्बिट्री वैल्यू देना है तो कुछ नहीं, बस ऐसे लिख के 12 पिक्सल दे देना है तो 12 पिक्सल ले लेगा। तो बस इतना ही आसान है। और यदि मान लीजिए दोनों साइड से देना है तो P4 लिख दीजिए, तो दोनों साइड से अपने आप 4 ले लेगा, ठीक है। तो मार्जिंग और पैडिंग आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। तो इसमें भी क्या करता हूँ मैं, यहाँ पर टिक मार देता हूँ। हाँ, बॉर्डर का रेफरेंस कैसे लेना है आप लोग को बता दिया मैंने पहले ही, कि बॉर्डर का यूज हम लोग रेफरेंस लेने के लिए कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। जैसे पहले हमें पता नहीं चल रहा था ना कि कौन सा डिव बनाने के बाद इसका हाइट और विड्थ सेट कर दिया, लेकिन दिख नहीं रहा था। तो बॉर्डर बना के आसानी से बस बॉर्डर टूल ही को आपको विड्थ दिखने लगा, तो रेफरेंस के तौर पे आपको आसान होगा वेबसाइट बनाने के दौरान, ठीक है। उसके बाद जैसे ही काम हो गया, बस बॉर्डर को हटा देना है, ठीक है। तो ये भी हो गया, इसको भी टिक कर देता हूँ। अब बॉर्डर विड्थ के बारे में देखना है, ठीक है। तो बॉर्डर विड्थ डालने के लिए बस बॉर्डर लिखने के बाद यहाँ पर 6, 7 जो भी लिख रहा है, तो ये बॉर्डर का जो इसमें ये डिफाइन नहीं, हाँ 4 लिखने में क्या हुआ, ये अपने आप बॉर्डर 4 पिक्सल ले लिया। अब आर्बिट्री वैल्यू लेना है तो यहाँ पर बस स्क्वायर ब्रैकेट लेके 12 पिक्सल लिख दिया मैंने, तो बड़ा हो गया। अब यहाँ पर क्या करता हूँ, 16 लिख देता हूँ तो 16 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया मेरा बॉर्डर का विड्थ। तो इस पर भी कर देता हूँ, ठीक। अब बॉर्डर कलर, अब कलर के साथ खेलना है, ठीक है। तो बॉर्डर कलर के लिए क्या करना है, बॉर्डर मान लीजिए रेड चाहिए तो रेड लिखा, और यहाँ पर अपने आप ऑटोमेटिकली ही मुझे सजेशन आने लगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कोई भी एक कलर चूज़ कर लेंगे, तो क्या होगा, ये बॉर्डर का कलर अपने आप रेड हो गया। मान लीजिए ऑरेंज करना है तो कुछ नहीं करना है, फिर से लिख देता हूँ मैं, बॉर्डर लिखना है, ऑरेंज लिखना है। अब यहाँ पर सेट्स अपने आप चूज़ करना है। यदि 300 लिखा, ऑरेंज लिखना है यार, ऑरेंज हो गया, हाँ तो 400 ले लिया। 300 लेने पे क्या होगा, वो थोड़ा सा और कम हो जाएगा उसका ओपेसिटी, ठीक है। ये हो गया बॉर्डर कलर, ठीक है। इस पर भी मैं कर देता हूँ टिक, ठीक है। अब है बॉर्डर रेडियस। अब क्या है ना, ये काफ़ी शार्प एजेस दिख रहे हैं मुझे, अब मुझे चाहिए ये राउंडेड होने चाहिए। तो राउंडेड चाहिए, तो राउंडेड के लिए क्या है, हाँ राउंडेड ही नाम है, तो राउंडेड लिखना है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारा फंक्शन दिया हुआ है राउंडेड लिखने पर। तो आप लोग खुद से एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा कि किससे क्या होता है। मैं कुछ दिखा दे। स्मॉल लिखने पे क्या होगा, स्मॉल देखिए हल्का सा दिख रहा है ना, मीडियम पे करने पे ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, और लार्ज करने पे क्या होगा, LG मतलब लार्ज, थोड़ा ज़्यादा कर्व हो गया। 2XL लिखने पे XXL हो जाएगा, देखिए और बढ़ रहा है। तो आप सब देख सकते हैं, ऐसा दिख रहा होगा आप लोग को, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, बॉर्डर ये वाला तो पार्ट हो गया कंप्लीट, ठीक है। फुल करने पे क्या होगा ना, यदि स्क्वायर है तो वो पूरा राउंड बन जाता है, लेकिन इस पर फुल करने पे राउंड तो नहीं बनेगा, लेकिन अच्छा खासा हो जाएगा, ठीक। आई होप आपको समझ में आया होगा। बॉर्डर रेडियस, इसको भी कर देते हैं टिक। और अभी के लिए उसके जो एजेस है ना, उसको इतना ज़्यादा नहीं रखता, आर्बिट्री वैल्यू डाल देता हूँ कुछ 1 पिक्सल। तो इससे क्या होगा, हल्का सा कर्व हो जाएगा, तो अच्छा लगेगा लेकिन, ठीक। ये हो गया मेरा बॉर्डर ख़त्म। अब हमें देखना है लेआउट, पोजीशन के बारे में, ठीक है। पोजीशन एब्सोल्यूट, तो पोजीशन एब्सोल्यूट लेआउट देखना है ना, उसमें पोजीशन
जो है यहाँ पर आके एक बार टेलविन पे सर्च करके दिया कंट्रोल के और यहाँ पर लिखना है पोजीशन। तो पोजीशन में बहुत सारा चीज़ आपने पढ़ा होगा कि स्टैटिक, फिक्स्ड, एब्सोल्यूट, रिलेटिव, स्टिकी, ठीक है। तो अभी मैं एब्सोल्यूट के बारे में बता रहा हूँ, बाकी का चीज़ आप लोग खुद से एक्सप्लोर कीजिएगा। यदि आपको CSS आता होगा तो आप लोग को पहले से पता होगा ये सब कैसे काम करता है। मुझे टेलविन का वर्किंग दिखाना है आपको कि कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैं अभी एब्सोल्यूट लेके चलता हूँ और रिलेटिव लेके चलता हूँ, ये दोनों मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो जब भी आपको एब्सोल्यूट पे काम करना होता है तो सबसे पहले आपको उसके पेरेंट पे जाके रिलेटिव देना पड़ता है, ताकि जो भी डिव है उस पर एब्सोल्यूट लगा, उसको पता होना चाहिए कि उसे किसके अंडर मूव करना है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ ना, मैं काम करता हूँ, इसके अंदर एक डिव बना देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर एक डिव बना दिया मैं और यहाँ पर जाके क्लास नेम दे देता हूँ एब्सोल्यूट, ठीक है। एब्सोल्यूट देने पे क्या हुआ, ये डिव जो है जिसका भी कोई हाइट और विड्थ नहीं है, ऐसा कार्ड जिसका ना विड्थ हो ना हाइट हो, मतलब 0 हो, तो इसको लिखना पड़ता है ना विड्थ और हाइट को। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, आर्बिट्री वैल्यू दे देता हूँ 250 पिक्सल और हाइट भी इसका 250 पिक्सल मैं दे दिया, ठीक है। लेकिन अभी भी दिख नहीं रहा, मैंने बताया था ना रेफरेंस के लिए यूज करो बॉर्डर को, बहुत मज़ा आएगा। बॉर्डर 2 अब आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा है ना, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको एब्सोल्यूट तो दे दिया हमने, एब्सोल्यूट देने के बाद क्या करना पड़ता है, उसके पोजीशन को सेट करना पड़ता है। पोजीशन को सेट कैसे करते हैं हम सब, 4 वेरिएबल से, टॉप, लेफ्ट, राइट और बॉटम, ये चारों वेरिएबल का यूज़ करके हम लोग उसको सेट करते हैं। तो फिलहाल मैं टॉप और लेफ्ट यूज़ करता हूँ। टॉप 0 मतलब टॉप से उसका वैल्यू क्या हो गया, 0। तो देखिए ये टॉप जो है उससे क्या हो गया, 0 पे आ गया। लेफ्ट जो है उससे 0 पे लाना है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, देखिए आ गया ना। ये वाला पोर्शन आप देख सकते हैं, ये जूम करके मैं दिखा देता हूँ, ये हो गया टॉप से 0 और ये लेफ्ट से 0। लेकिन एक मुसीबत है, वो क्या है कि ये अभी पेरेंट को अपना नहीं पहचानता है। तो पेरेंट को पहचान दिलाने के लिए क्या करना पड़ता है, रिलेटिव का यूज़ करना पड़ता है। हाँ, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, पेरेंट में जाके, पेरेंट क्या है इसका, ऑरेंज वाला पार्ट ना, उसके अंदर ही बना हुआ है। तो ये क्या है, चिल्ड्रन कंपोनेंट है, उसका पेरेंट कंपोनेंट ऊपर वाला पार्ट है। तो इसमें जाके हम लोग क्या करेंगे, रिलेटिव लिखेंगे, रिलेटिव। तो इससे क्या होगा, ये पेरेंट वाले पार्ट से टॉप ले लेगा, टॉप से 0, मतलब ये पेरेंट है, इससे टॉप से 0 और लेफ्ट से 0 आ गया, देख सकते हैं आप लोग अच्छे से। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, मैंने बहुत कोशिश करी समझाने की, ठीक है। तो लेआउट में आपको एब्सोल्यूट के बारे में पता चल गया, इस पर टिक मार देता हूँ, एब्सोल्यूट रिलेटिव दोनों था ना, तो यहाँ पर दोनों लिख देता हूँ रिलेटिव, ठीक। अब हमें क्या देखना है कि हाउ टू पोजीशन एलिमेंट एट सेंटर यूजिंग एब्सोल्यूट। पहला तो आप लोग को सेंटर करने का तरीका मैंने ऊपर बताया था कि मैक्स हाइट और मार्जिन का यूज करके, MX ऑटो और ये यूज करके कैसे करते हैं, ठीक है। दूसरा है कि सेंटर पे और एब्सोल्यूट का यूज करके कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, टॉप लेफ्ट जो है ना, यहाँ पर जाके क्या करना है, टॉप और आर्बिट्री वैल्यू में जाके लेना है 50%, मतलब 50% बीच में आओ ऊपर से। लेफ्ट पे डालना है, लेफ्ट पे डालना है आर्बिट्री वैल्यू 50%, ठीक। अब हमें क्या करना है, ये यहाँ पर आ गया, अभी काम खत्म नहीं हुआ है। इसके बाद आपको क्या करना है, माइनस ट्रांसलेट -x और आर्बिट्री वैल्यू में देना है 50%, ठीक है। और उसके बाद x डायरेक्शन में देखिए सेंटर पे आ गया, ये जो डायरेक्शन है ये x डायरेक्शन पे ये सेंटर पे आ गया। अब y डायरेक्शन पे सेंटर पे लाना है, तो उसके लिए क्या करना है, बस इसी पार्ट को कॉपी करके मैं फिर से पेस्ट करूंगा और यहाँ पर बस y लिख दूंगा। तो इससे क्या होगा, वो प्रॉपर सेंटर पे आ जाएगा, ठीक। तो मैंने तो ऑलरेडी आप लोग को बता दिया है ना कि राउंडेड कैसे करते हैं कॉर्नर को, ये अच्छा लग नहीं रहा है देखने में। तो क्या करते हैं, पहले वाला प्रॉपर्टी को दोबारा से यूज करेंगे ताकि आप लोग का रिवीजन भी हो जाए। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर राउंडेड लिखना है और राउंडेड लिखने के बाद MD, तो मीडियम हो जाएगा इसका राउंडेड एज, ठीक है। तो ये हो गया पेरेंट, ये हो गया चाइल्ड, ठीक। इतना क्लियर है आपको। तो यहाँ पर जाकर इस पर करते हैं हम लोग टिक मार्क, ये कर दिए टिक मार्क, तो ये भी हो गया कंप्लीट। अब आते हैं फ्लेक्स बॉक्स के ऊपर। तो फ्लेक्स बॉक्स इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, जरा सा बैकग्राउंड कलर को देख लेंगे, तो उससे फ़ायदा ये होगा कि देखने में अच्छा लगेगा, ठीक। तो चलिए एक नया कंपोनेंट बनाते हैं और नया कंपोनेंट बना लें। एक काम करते हैं ना, इसके नीचे ही एक नया डिव बना लेते हैं, ठीक है। और उस डिव का हाइट और विड्थ क्या सेट करना है, हाँ फुल। तो विड्थ क्या करेंगे, फुल, और हाइट क्या करना है, स्क्रीन पे सेट करना है। तो एक नया पेज मिलेगा जो कि हाइट इसका फुल, हाइट ऊपर से पूरा स्क्रीन को ले लेगा और विड्थ ये पूरा ले लेगा, ठीक है। अब क्या करना है मुझे, अब कलर, तो कलर के लिए क्या दिया है मैं,
ये मैंने दिया है colorhunt.co, इसमें जाके आपको अच्छा अच्छा कलर मिल जाएगा। तो यहाँ से आप चूज़ करके बहुत अच्छे से कलर का यूज कीजिए, अपने वेबसाइट को तगड़ा लेवल पे ले जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, ये हेक्स कोड को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर को डालना है ना, तो सिंपल सा कुछ बड़ा तो करना है नहीं, बीजी लिखना है, डैश देना है, आपको यहाँ पर दिख जा रहा होगा बहुत सारा सजेशन। तो बस कुछ नहीं है, रेट डालना है तो 600। ठीक है, ये आप ट्राई कर लीजिएगा। मुझे आर्बिट्री वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ ना, हैश डाल के ये यहाँ पर डाल दिया। देखिए वो कलर ले लिया। अब मुझे उसके बीच में ये कलर चाहिए। ठीक है, मान लीजिए ये, और कौन सा चूज़ करें, ये कलर चाहिए। ठीक है, और तो एक काम करते हैं, ये जो इसके अंदर एक कार्ड बना लेते हैं, डिव। ठीक है, अभी डिव गए, डिव का जो है हाइट विड्थ दे देते हैं 150 पिक्सल। ये मैंने पहले ही बता दिया है, तो फिर से यूज कर रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। ये हो गया। ठीक है, लेकिन इसका कलर तो अभी तक डिसाइडेड नहीं है, तो पहले बॉर्डर से खेलते थे, अब क्या करेंगे, बैकग्राउंड डाल देंगे, तो अब विजिबल होने लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जाके ये कलर मैंने पेस्ट कर दी। देखिए आप लोग को दिख रहा होगा ये वाला कलर। ठीक, अब क्या करना है, इसमें थोड़ा सा क्या करेंगे ना, राउंडेड कॉर्नर डालेंगे ताकि देखने में थोड़ा अच्छा लगे, राउंडेड एलजी। तो क्या होगा, ये थोड़ा राउंडेड हो जाएगा। अब क्या करना है ना, पेरेंट पे जाके थोड़ा पैडिंग डाल देंगे ना, P6। ठीक है, तो क्या होगा, बीच में आ गया। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग, अब हमको देखना है, हमें देखना है फ्लेक्स बॉक्स। ठीक है, तो फ्लेक्स बॉक्स देखने के लिए सबसे पहले हमें उसका कॉन्सेप्ट के बारे में पहले से आना चाहिए, जो कि आप लोग को CSS में आता होगा। यदि नहीं आता तो मैं बता दे रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे मैंने बताया था, पोजीशन के लिए आपको एक पेरेंट एलिमेंट का ज़रूरत रहता है, उसी तरह फ्लेक्स बॉक्स का यूज करने के लिए आपको पेरेंट का ज़रूरत पड़ेगा ही, क्योंकि इसको हमेशा अप्लाई करते हैं पेरेंट पे। तो याद से फ्लेक्स को यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, फ्लेक्स को पेरेंट पर अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये ध्यान से, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये वाला पार्ट। ठीक है, तो अब क्या करता हूँ ना, ये वाला जो डिव है इसको 3-4 बार और बना देता हूँ। ठीक, तो ये क्या हुआ, नीचे आ गया। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, और 2-3 बना देते हैं। ठीक, तो इतना सारा आ गया। तो अभी आप लोग देख सकते होंगे कि ये एज स्क्रीन दिया था ना हम लोगों ने, तो हुआ क्या कि ये बाहर चला गया। तो हम लोग क्या करेंगे, पेरेंट को जाके, या एच स्क्रीन का मतलब क्या होगी, 100 VH ही रहेगा, उससे ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। लेकिन जो डिव था ना वो 100 VH पार कर गया। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मिन लगाएंगे कि मैक्स, मिन लगाएंगे। मिन का मतलब क्या हो कि मिनिमम हाइट इतना हो, लेकिन इससे ज़्यादा का ज़रूरत पड़े तो वो ले ले। तो यहाँ पर यदि मिन लगा दिए ना, तो क्या होगा, वो अपने आप पूरा साइज़ ले लेगा। देखिए दिख रहा होगा आपको। ठीक है, आई होप आपको मिन और मैक्स अच्छे से क्लियर होगा। तो अब क्या करेंगे, हम लोग फ्लेक्स लगाएंगे। फ्लेक्स किस पे लगाएंगे, देखिए फ्लेक्स लगाएंगे हम लोग पेरेंट पर। पेरेंट पे जाके क्या करना है, हमें यहाँ पर लिखना है फ्लेक्स। तो वो अपने आप क्या होगा, सारा एलिमेंट एक लाइन पे आ जाएगा। देखिए ये आ गया यहाँ पर। ठीक, तो ये हो गया फ्लेक्स। अब फ्लेक्स का प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे, फ्लेक्स का प्रॉपर्टी यूज कैसे करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले क्या करते हैं ना हम लोग, और प्रॉपर्टी सीखने से पहले यहाँ पर ये सारा चीज़ हटा देते हैं। 1-2 रहेगा तो आसानी होगा सीखने में। ठीक है, तो फ्लेक्स के मेनली 2 प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, 2 से 3 होते हैं। सबसे पहला गैप। तो गैप लिख के, गैप का मतलब क्या होता है कि जो भी चाइल्ड एलिमेंट है, चाइल्ड एलिमेंट कौन सा है, ये दोनों डिव, जिसका कलर थोड़ा ग्रेइश टाइप में है। ठीक है, ये दोनों जो डिव है इसके बीच में गैप आ जाएगा। ठीक, तो गैप यदि 4 दे दिए तो इसके बीच में कितना हो गया, 16 पिक्सल का गैप आ गया। यदि आर्बिट्री वैल्यू देना है तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेंगे। ठीक है, ये आ गया। अब मान लीजिए मुझे एक्स, अब इसमें क्या है ना, दो मेनली अलाइनमेंट के बारे में बात करेंगे हम लोग, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई। शायद आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, कलर यहाँ से थोड़ा सा चेंज कर लेंगे हम लोग, ब्लैक कर लेते हैं। तो ये जो एक्स एक्सिस है ना, इस पे यूज होता है जस्टिफाई कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट। और इस पे क्या होता है, अलाइन आइटम्स यूज होता है। ठीक है, अलाइन आइटम्स। तो जब भी हमें एक्स डायरेक्शन पे करना पड़ेगा क्या, अलाइन, जब भी हमें एक्स डायरेक्शन में अलाइन करना है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, जस्टिफाई कंटेंट। और वाई डायरेक्शन में करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, अलाइन आइटम्स। लेकिन ये तो CSS के प्रॉपर्टी है, तो टेलविन में कैसे यूज करें, तो टेलविन में यूज करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको क्या करना है, जल्दी से दिखा देता हूँ मैं।
तो सबसे पहले जाएंगे पेरेंट पे, पेरेंट पे जाके लिखना है जस्टिफाई। तो यहाँ पर आपको ढेर सारा सजेशन मिल रहा होगा कि क्या क्या है इतना सारा, ठीक है। तो जस्टिफाई सेंटर पे करने पर क्या होगा, एक्स एक्सिस पे ये सेंटर पे आ जाएगा, देखिए एक्स एक्सिस पे ये सेंटर पे आ गया है ना। अब यदि मुझे वाई डायरेक्शन में करना है तो वाई डायरेक्शन में क्या बोला था मैंने, अलाइन आइटम्स, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको आइटम्स लिखना पड़ेगा, आइटम्स और उसको सेंटर। तो ये क्या होगा, वाई डायरेक्शन पे सेंटर पे आ गया, तो दिख रहा होगा आपको ये सेंटर पे आ गया है, ठीक। अब मान लीजिए आपको जस्टिफाई कंटेंट जो है उसका और सारा प्रॉपर्टी को देखना है। तो जस्टिफाई कंटेंट का मान लीजिए मुझे देखना है स्टार्ट, तो ऑलरेडी एक्स डायरेक्शन पे स्टार्ट पे ही अवेलेबल है, डिफॉल्ट है ये, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एंड यूज करेंगे। तो एंड यूज करेंगे तो क्या होगा, ये यहाँ पर चला जाएगा, देखिए आ गया ना, एक्स डायरेक्शन पे एंड पे चला गया। अब मान लीजिए मुझे बिटवीन लिख देते हैं, तो बिटवीन लिखने पर क्या होगा कि दोनों एजेस पे चले जाएंगे और बीच में गैप रहेगा। और यहाँ पर गैप इसलिए है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर, याद कीजिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया था, यहाँ पर पैडिंग डाला था 6 का। यदि इस पैडिंग को हटा दें तो क्या होगा, ये पूरा एजेस पे सट जाएगा। तो अभी वैसे ही रहने देते जैसा है, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, इन दोनों के बीच में एकदम इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना है सारा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से ये वाला पोर्शन, देखिए ये हट जा भाई, हाँ ये आ जाओ, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सेम चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, यूज इवनली। तो ऐसा ढेर सारा प्रॉपर्टी आप लोग देख लीजिएगा, और एक दो प्रॉपर्टी के बारे में दिखा देता हूँ मैं। जस्टिफाई कंटेंट। अब अराउंड, अराउंड में क्या होगा ना, बीच में ज़्यादा गैप होगा, बगल में कम होगा, देखिए यहाँ पर कम है, यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, ठीक। तो फिलहाल के लिए मैं बिटवीन ही रहने देता हूँ, ठीक। अब आइटम सेंटर, आइटम सेंटर जो है उसमें आते हैं। अब आइटम्स में कौन कौन सा प्रॉपर्टी है, आइटम्स में है सेंटर एंड। तो एंड डालने पर क्या होगा, वाई डायरेक्शन पे एंड पे चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, देखिए आ गया ना, यहाँ पर, ठीक। अब मान लीजिए और भी प्रॉपर्टीज मुझे देखनी है आइटम्स की। तो आइटम्स में और क्या क्या है, स्ट्रेच है, बेस लाइन है। बेस लाइन मतलब ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो उसका लाइन है वहीं पर रहेगा, ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, इसको हटा देते हैं। तो अभी के लिए क्या करेंगे, आइटम्स और बिटवीन ही कर देंगे, बिटवीन ले क्यों नहीं रहा है, सॉरी बिटवीन नहीं, सेंटर भी क्या कर रहे हैं भाई, आइटम सेंटर। तो इससे क्या होगा, सेंटर पे आ जाएगा, ठीक। आई होप आपको क्लियर होगा। अब और एक प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे जो है फ्लेक्स कॉलम। तो कॉलम तो हुआ क्या था कि जब हम लोग शुरू में फ्लेक्स, मान लीजिए फ्लेक्स को हटा दे रहे हैं यहाँ से, ठीक है, ये पूरा फ्लेक्स को हटा दिए जो भी प्रॉपर्टी था, तो इस समय क्या हुआ, इस डायरेक्शन पे था, तो फ्लेक्स लगाने पे ऑटोमेटिकली क्या हो रहा था, ये रो वाइज आ रहा था, ठीक है। मान लीजिए फ्लेक्स लगाने के बाद हमें कॉलम वाइज चाहिए, तब क्या करेंगे, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फ्लेक्स कॉलम यूज करना पड़ेगा। फ्लेक्स कॉलम, फ्लेक्स लगाने पे क्या हुआ, उसके पास पावर आ गई बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ की, जैसे गैप हो गया, जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम्स। उसके बाद कॉलम वाइज चाहिए तो कॉलम लगा देंगे। और कॉलम लगाने से एक ट्विस्ट ये है कि पहले हम लोगों ने देखा था, पहले मैंने बताया था कि ये वाला जो लाइन है, ये इसको हम लोगों ने जस्टिफाई कंटेंट बोला था ना, लेकिन कॉलम लगाने पर ये क्या होता है, अलाइन बन जाता है, ठीक है। और ये जो है ये बन जाता है जस्टिफाई, ठीक, ये हो जाएगा। तो अब इसमें जो भी जस्टिफाई वाला प्रॉपर्टी लगाएंगे वो वाई डायरेक्शन पे लगेगा, ठीक है। तो चलिए एक बार ट्राई करके भी देख लेते हैं कि काम सच में कर रहा है कि मैं बस ऐसे ही बोल रहा हूँ। तो जस्टिफाई एंड कर देता हूँ, तो क्या होना चाहिए, वाई डायरेक्शन पे एंड पे आ जाना चाहिए। तो देखिए वाई डायरेक्शन पे एंड पे आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, जस्टिफाई बिटवीन करना है, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए अलग अलग हो गया है ना। आइटम्स करने पर क्या होगा, आइटम सेंटर करने पे क्या होगा, आइटम्स पहले क्या हुआ करता था, पहले वाई डायरेक्शन में, लेकिन अब क्या होगा, कॉलम करने पर वो एक्स डायरेक्शन में आ जाएगा। तो अब सेंटर करेंगे तो ये बीच में आ जाएगा, यहाँ पर कहीं, देखिए आ गया ना। तो आई होप आपको समझ में आया हो कि फ्लेक्सबॉक्स कैसे काम करता है। तो चलिए चलते हैं और आगे की प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं, ठीक है। तो फ्लेक्सबॉक्स भी हो गया हमारा, बैकग्राउंड कलर भी हो गया, ठीक। अब चलिए देखते हैं ग्रेडियंट कैसे अप्लाई करेंगे हमारे बैकग्राउंड पे, ठीक है। बैकग्राउंड में कैसे, तो यहाँ पर मैंने एक लिंक दिया हुआ है CSS ग्रेडियंट, इसको खोल लेते हैं, ठीक। यहाँ पर अपने से आप बहुत सारा ग्रेडियंट बना सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ ना, यहाँ से कोई कलर चूज़ कर लेता हूँ, एक ये कलर और एक ये कलर, ठीक। तो आई होप कि आपको बैकग्राउंड कलर के बारे में पता होगा। अब ग्रेडियंट के बारे में देखते हैं, मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अब चलिए चलते एक नया डिव बनाते हैं और फिर से पुरानी प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करते हैं ताकि आप भूलें ना। तो क्लास लगाएंगे
विड्थ को फुल रखेंगे और हाइट को क्या लिखेंगे, स्क्रीन। तो इससे क्या होगा, नया स्क्रीन मिल जाएगा मुझे नीचे की ओर। अब मुझे क्या करना है, इसका कलर चेंज करना है। कलर चेंज करके क्या करना है, बीजी ग्रेडियंट लगाना है। तो बीजी लिख के ग्रेडियंट लिखना है, बीजी लिख के ग्रेडियंट लिखना है। और यहाँ पर आपको इतना सारा सजेशन आ रहा होगा, तो क्या करना है, रेडियल के लिए वो अलग ऑप्शन है, मतलब सर्कुलर ग्रेडियंट बनेगा। मुझे अभी लीनियर ही देखना है, ठीक है। तो लीनियर पे क्या करना है, बीजी ग्रेडियंट टू टी करेंगे तो उससे क्या होगा कि टॉप की ओर ग्रेडियंट जाएगा। और यदि टी आर करेंगे तो टॉप राइट, आर है तो राइट की ओर जाएगा, बी आर है तो बॉटम राइट की तरफ जाएगा, बी है तो बॉटम की तरफ। मान लीजिए अभी के लिए बॉटम राइट चूज कर लेते हैं, तो इस पे जो भी कलर हम डालेंगे, 2 कलर चूज करना पड़ेगा, 3 कर सकते हैं, वाया यूज कर सकते। इसमें बेसिकली 3 प्रॉपर्टी, टू, फ्रॉम एंड वाया। टू का मतलब कि बॉटम राइट की तरफ जा रहा है, फ्रॉम मतलब यहाँ से जा रहा है, वाया का मतलब बीच से जा रहा है, ठीक है। तो अब तीनों में कलर डाल के देख लेते हैं। तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, टी ओ है ना, इसमें डाल देते हैं वाइट, ठीक है। फ्रॉम में डाल देते हैं रेड, और वाया में डाल देते हैं, और वाया में क्या डाल दें, ब्लू डाल देते हैं। तो आपको अच्छे से दिखेगा डिफरेंस। ब्लू को स्क्वायर ब्रैकेट में आर्बिट्री वैल्यू है ना, हाँ। देखिए तो हुआ क्या कि ग्रेडियंट जो था बॉटम राइट की तरफ जा रहा है। बॉटम राइट मतलब क्या, ये वाला पोर्शन, ये हो गया बॉटम और ये हो गया राइट, मतलब इस तरफ जा रहा है ग्रेडियंट, ऊपर से नीचे तरफ इस तरफ जा रहा है। देखिए बता रहे हैं, और इसको रिमूव कर देता हूँ मैं, इस तरफ जा रहा है, ठीक है। फ्रॉम क्या था मेरा, फ्रॉम था मेरा रेड। देखिए फ्रॉम था मेरा, यहाँ पर थोड़ा सा पीला ले लेता हूँ, फ्रॉम था रेड, तो यहाँ पर रेड कलर है। वाया क्या था मेरा, ब्लू कलर था, तो यहाँ पर क्या आ गया, ब्लू आ गया। और यहाँ पर क्या था, वाइट था, तो यहाँ पर क्या आ गया, वाइट आ गया। तो आई होप कि आपको ग्रेडियंट कैसे लगाते ये समझ में आया होगा। अब अपने मन से मैं एक ग्रेडियंट लेता हूँ। तो सबसे पहले फिर से एक बार ट्राई करेंगे। डिप बनाया मैं, क्लास नेम, हाँ, विड्थ कर दिया फुल, एच कर दिया स्क्रीन, ठीक है। इससे एक नया स्क्रीन मिल गया मुझे नीचे की तरफ। अच्छा भाई, ये रिफ्रेश कर देता हूँ मैं, आ गया। अब मुझे यहाँ पर ग्रेडियंट लगाना है, तो क्या करेंगे, बीजी ग्रेडियंट लिखेंगे, और यहाँ पर राइट की तरफ चाहिए, नहीं तो बॉटम राइट कर देता हूँ, टॉप राइट कर देता हूँ। एक बार टॉप राइट भी देख लेते हैं कैसे काम करता है। फ्रॉम में क्या करना है, ब्लू मान लीजिए लगाना है, ठीक है, ब्लू। तो ब्लू हो गया। अब ब्लू में एक अच्छा सा स्काई ब्लू वाला टिंट यूज करते हैं, ये वाला, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, टू लिखना है। वाई यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जाके फिर से मैं कर देता हूँ ब्लू, आ जाओ, हाँ। अब उसके बाद मैं जाता हूँ यहाँ पर और एक हल्का सा कलर चूज़ कर लेता हूँ ताकि ग्रेडियंट दिखे अच्छे से। देखिए यहाँ पर ये जो पोर्शन है, यहाँ पर वाइट वाला पार्ट ज़्यादा आ रहा है, लाइट ब्लू है, और यहाँ पर थोड़ा रहा, तो आपको एक ग्रेडियंट, अच्छा सा ग्रेडियंट इफेक्ट दिख रहा होगा, ठीक है। आई होप कि आपको ग्रेडियंट कैसे लगा है समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है। तो इस पर भी मैं क्या करता हूँ, टिक मार देता हूँ। अब इस पर एक और काम करता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर ग्रेडियंट लिख देता हूँ, ग्रेडियंट। तो इससे क्या होगा, ग्रेडियंट आ गया। अब मुझे मान लीजिए इसको सेंटर पे लाना है, तो सेंटर पे लाने के लिए मैंने 2 तरीके बताए ऊपर। तो क्या करते हैं, फ्लेक्स लिखना है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करना है, अलाइन आइटम्स को क्या करना है, सेंटर कर देना है। इतना ही आसान है। अब ये देखिए बीच में आ जाएगा ग्रेडियंट, यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ग्रेडियंट के बाद यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ओपेसिटी के बारे में देखेंगे। ओपेसिटी क्या होता है, तो कोई भी कंपोनेंट है, कोई भी डिव है, तो उस पर यदि ओपेसिटी लिखते हैं तो उसके विजिबिलिटी को कितना कम रखना है, ज़्यादा रखना है, वही है ओपेसिटी। तो ओपेसिटी हमेशा 0 से 100 के बीच फॉल करेगा। यदि आप इसको 25 सेट कर देते हैं तो ग्रेडियंट थोड़ा कम दिखने लगेगा। चूँकि मैंने क्या कर दिया, देखिए मैंने ये जो डिव है, पेरेंट डिव है, जिसको मैंने ग्रेडियंट कलर दिया था, उसी को मैंने ओपेसिटी 25 दे दिया। तो क्या हुआ, उसका कलर थोड़ा सा डल हो गया। उसको यदि 70 देता हो तो थोड़ा सा अच्छा, मतलब ज़्यादा विजिबल होगा। यदि उसको 80 दे देता हो तो उससे ज़्यादा विजिबल होगा, ठीक है। लेकिन मुझे ये ओपेसिटी एक बार डिप पे लगा, ये टैग पे लगाना है। तो इसको H1 पे डाल के क्या करते हैं, यहाँ पर क्लास नेम डालते हैं और यहाँ पर जाके लिखते हैं ओपेसिटी 50। तो इससे क्या होगा, ये जो टेक्स्ट है ना, ये देखिए ब्लेंड हो गया इसके साथ, और ये हल्का सा कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो ये हो गया हमारा ओपेसिटी प्रॉपर्टी, ठीक है। इसको भी कर देते हैं हम लोग, ठीक। अब हमें देखना है टाइपोग्राफी के बारे में, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पर ग्रेडियंट टाइपोग्राफी में क्या किया है, यहाँ पर ग्रेडियंट लिखा हुआ है, ठीक है। अब मुझे इसका साइज़ को बदलना है। तो साइज़ को बदलने का तरीका क्या है, तो सबसे पहले इसी में जाएंगे और टेक्स्ट लिखेंगे, यहाँ पर
टेक्स्ट, और टेक्स्ट लिखने के बाद यहाँ पर डैश देंगे, और डैश देने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा होगा एक्सेल 2 एक्सेल 3 एक्सेल 4 एक्सेल 9 एक्सेल और SM LG, तो ये सब उसके साइज़ के बारे में। तो यदि मैं इसे एक्सेल कर देता हूँ तो क्या होगा, ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है, पहले से बड़ा हो गया। 4 एक्सेल कर देता तो और बड़ा हो जाएगा, ठीक है, आपको दिख रहा होगा अच्छे से ये वाला पोर्शन, ठीक। अब ये तो आप समझ गए कि कैसे करना है। अब मान लीजिए कुछ आर्बिट्री वैल्यू देना है, ठीक है, आर्बिट्री वैल्यू देना है, मान लीजिए 2 Vmax लिखना है, 2 Vmax अभी नहीं लिखते हैं, ठीक है, 30 पिक्सल कर देते हैं, तो क्या होगा, ये साइज इसका बढ़ गया, 30 पिक्सल हो गया, ठीक। अब मान लीजिए ये वाला तो पोर्शन ख़त्म, और टिक आ जा भाई, हाँ टिक हो गया। अब फंट का कलर चेंज करना है, तो फंट का कलर चेंज करने के लिए कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर टेक्स्ट लिखना है, और टेक्स्ट लिखने के बाद यहाँ पर कुछ आर्बिट्री वैल्यू देना है, कुछ से मान लीजिए रेड लिखना है तो रेड कलर का हो जाएगा, ये हो गया रेड, ठीक है। ऑरेंज लिखना है तो ऑरेंज हो गया, येलो लिखना है तो येलो हो जाएगा, कुछ नहीं है, कुछ खास नहीं है इसमें। सलमान भाई को लिखना है तो सलमान हो जाएगा, ठीक है। तो यही है हमारा कलर, टेक्स्ट को इसी तरह कलर दिया जाता है। टेक्स्ट मान लीजिए मैं जिंक और 700 दे देता हूँ, ठीक है, तो वो ये जिंक कलर ले लिया, ठीक। अब क्या करता हूँ मैं, कलर वाला पोर्शन भी कवर हो गया मेरा कि कलर कैसे डालते हैं। अब चलते हैं हम सब फंट वेट की तरफ, ठीक है। फंट वेट, तो फंट वेट कैसे डालेंगे, तो फंट वेट डालने के लिए क्या करना है, फंट लिखना है, और स्पेस देखिए यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन है, देखिए फंट, मोनो, एक्स्ट्रा, तीन, ये सब आप खुद देख लीजिएगा। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको बोल्ड लगा देता हूँ, तो क्या होगा ये, हाँ बोल्ड हो गया, ठीक है, ग्रेडियंट बोल्ड हो गया। एक्स्ट्रा बोल्ड देने पर क्या होगा, ये एक्स्ट्रा बोल्ड हो जाएगा, तो यहाँ पर फंट एक्स्ट्रा बोल्ड हो गया, ठीक है। तो आई होप कि आपको वेट वाला प्रॉपर्टी भी समझ में आया होगा। फंट वेट ये चला गया, स्टाइल बस वेट ही है, गलती से लिख दिया था। और टेक्स्ट अलाइन, तो टेक्स्ट अलाइन का क्या सीन है यहाँ पर, मान लीजिए मैं यहाँ पर जाता हूँ, इस टिप के अंदर एक पैराग्राफ बनाता हूँ, और यहाँ पर लॉरेम का यूज़ करके मैं कुछ वर्ड्स जनरेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि ये फ्लेक्स जो लगाया था मैं, फ्लेक्स के कारण क्या हुआ, ये दोनों फ्लेक्स क्या है, ये जो पेरेंट है, ये वाला पेरेंट, इसके अंदर 2 एलिमेंट है, ये और पैराग्राफ। तो बाय डिफ़ॉल्ट फ्लेक्स क्या करता है, तो रो वाइज कर देता था, तो कॉलम में करने के लिए क्या करना है, फ्लेक्स कॉलम करना है, तो इससे क्या होगा, नीचे आ गया, ठीक है, ये आप सब देख सकते हैं। अब मान लीजिए कि ये जो टेक्स्ट है ना, इसका अलाइनमेंट को हमको बीच में करना है, तो उसके लिए क्या करना है, बस ये कहा गया पैराग्राफ, हाँ ये है पैराग्राफ, इस पे जाएंगे, यहाँ पर क्लास नेम देना है, और यहाँ पर लिखना है टेक्स्ट, और यहाँ पर लिखेंगे सेंटर, तो इससे क्या होगा, ये सारा जो वर्ड है वो सेंटर पे अलाइन हो गया, देखिए हो गया। अब मान लीजिए इसको कलर देना है, तो पहले ही जैसा क्या करेंगे, टेक्स्ट जिंक, और इसको मान लीजिए 400 दे देते हैं, तो ये इसका कलर थोड़ा सा ये हो गया, तो कुछ अच्छा दिख नहीं रहा है, तो 900 कर देते हैं, 900 में 7 कर देते हैं, कुछ फर्क पड़ा, ओपेसिटी लगा देते हैं यार, चलो ओपेसिटी भी देख लेते हैं इसमें ट्राई करके, तो होगा क्या कि आप लोग का रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है, ये काम कर रहा है। इसको ना इतना ज़्यादा नहीं, हल्का सा लिखते हैं कुछ, लॉरेम 8, ठीक, ये हो गया हमारा टेक्स्ट अलाइन। इसमें क्या करते हैं हम लोग, टिक लगा देते हैं, ये हो गया टिक। अब आते हैं फंट फैमिली पे, तो फंट फैमिली पे क्या करना है आपको, यहाँ पर मान लीजिए पूरे पेरेंट डिप पे फंट फैमिली लगाना है या किसी पार्टिकुलर पे, मान लीजिए किसी पार्टिकुलर पे लगाना है, तो यहाँ पर आगे बस क्या करेंगे, फंट लिखेंगे, और फंट पे आने के बाद यहाँ सेरिफ कर देते हैं, तो क्या होगा, ये अपने आप सेरिफ बन जाएगा, देखिए सेरिफ बन गया, ठीक है। इसका बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू यदि यूज़ करना है तो आप कर सकते हैं, मुझे इसका आर्बिट्री वैल्यू यूज़ करना है, ठीक है। तो अभी आप देखिएगा पैराग्राफ वाले पार्ट को, मेरे लैपटॉप में ना ऑलरेडी फंट इंस्टॉल है, और मैं यूज करूँगा इसमें टोमेटो ग्रोटेस्क, तो उसको यूज़ करने के लिए मैं टोमेटो ग्रोटेस्क इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसमें 2 वर्ड आते हैं, और 2 वर्ड को कैसे डील किया जाता है, मान लीजिए मैं गिलरॉय यूज़ करता हूँ, ठीक है, तो गिलरॉय बस लिख दिया यहाँ पे, गिलरॉय, यहाँ पर देखिएगा ये चेंज हो जाएगा, हुआ ना चेंज, हाँ। तो मान लीजिए ऐसा फंट यूज़ करना है, इसमें 2 वर्ड आए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखना है टोमेटो और ग्रोटेस्क, मेरे फंट का नाम टोमेटो ग्रोटेस्क है, इसलिए मैं वो लिख रहा हूँ। तो अब क्या होगा, देखिए ये नया फंट अप्लाई हो गया है ना, ठीक। तो जब 2 वर्ड या 3 वर्ड रहे तो ये अंडरस्कोर डालना है, ठीक है, ध्यान से ये वाला पोर्शन थोड़ा ध्यान से रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर कंप्लीट। अब चलते हैं फंड फैमिली भी आपको समझ में आएगी कैसे लगाते हैं, आपको कोई कस्टम फंड यूज़ करना है तो आर्बिट्री वैल्यू के लिए ऐसे खोलना है, और उसके अंदर
कॉमा बोल रहे हैं, इन्वर्टेड कॉमा लगा के उसके अंदर लिख दीजिएगा, ठीक है। अब है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है कि जो भी यहाँ पर कैपिटलाइज करना है या आपको अपर केस में डालना है या लोअर केस में डालना है, टेक्स्ट को बेसिकली ट्रांसफॉर्म करना है, तो उसके लिए क्या क्या कर सकता है। तो सबसे पहले मान लीजिए ये जो लोरेम लिखा हुआ है ना, इस पर मैं जाके अपर केस लिख देता हूँ, तो क्या होगा, सारा चीज़ अपर केस में आ जाएगा। देखिए आ गया। अब मान लीजिए यहाँ पर लोअर केस कर देता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, सारा लोअर केस में चला जाएगा। देखिए लोरेम वगैरह जो भी लिखा लोअर केस में चला गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। तो इसमें और एक है कैपिटलाइज। बेसिकली तीन ही यूज होता है कैपिटलाइज। तो कैपिटलाइज में क्या होता है ना कि सारा जो पहला लेटर है वो बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली 3 पार्ट था ना टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म के अंदर। एक था आपका कैपिटलाइज, और उसके बाद था क्या, अपर केस, और उसके बाद था लोअर केस, ठीक है। तो ये पार्ट भी हो गया, यहाँ भी मैं टिक कर देता हूँ। अब उसके बाद लाइन हाइट के बारे में देखते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा ज़्यादा लोरेम एप्सिंग जो है ना, इसको थोड़ा सा मैं 20 कर देता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए ये प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अब क्या करना है, कैपिटलाइज तो हो गया ये वाला पोर्शन, इसको लोअर केस कर देता हूँ, थोड़ा अच्छा लगे। तो अब मुझे देखना है लाइन हाइट। लाइन हाइट बेसिकली क्या होता है ना, लाइन हाइट होता है ये जो टेक्स्ट आप देख सकते हो, ये वाला पोर्शन बता रहा हूँ। इसको पहले हटाओ यहाँ से। ये जो पोर्शन है ना, जितना भी टेक्स्ट है उनके बीच में जो गैप है, इसको कहते हैं लाइन। बहुत ख़राब राइटिंग, माफ़ कीजिएगा इसके लिए। और इसको तो ये जो है ना, यहाँ से यहाँ तक का गैप, इसको कहते हैं लाइन हाइट। तो इसको कैसे ठीक करना है, ठीक है। तो मान लीजिए अपने हिसाब से इसको चेंज करना है, तो कुछ नहीं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसके लिए लिखना है लीडिंग। लीडिंग लिखने के बाद 25 जो भी देना है वैल्यू, तो इससे क्या, देखिए इसका वैल्यू कम हो रहा है। 1 डालने पर क्या होगा, बड़ा हो गया। 2 डालने पे क्या हुआ, एक काम करते हैं इसको ना फिर से लिखते हैं लीडिंग। तो लीडिंग का वैल्यू देखिए 10 तक जाता है, तो 10 ही डाल दिए। तो ये बहुत ज़्यादा गैप आ गया इसके बीच में, हर लाइन के बीच में, ठीक है। तो लीडिंग में यदि नन कर देते हैं, तो जो भी लीडिंग है वो, जो भी स्पेस है वो सारा खत्म हो गया। तो ये हो गया लीडिंग के बारे में। तो मान लीजिए लीडिंग में मुझे अपने से कोई वैल्यू देना है, आर्बिट्री वैल्यू, तो 1 पिक्सल यदि डाल देता हूँ, तो देखिए क्या होगा, ये एक दूसरे के और कोलैप्स कर गया एकदम। तो आर्बिट्री वैल्यू भी डाल के आप सब देख सकते हैं कि आपको कितना गैप रखना है, कितने मतलब कौन सा पार्ट अच्छा लग रहा है, कौन सा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो चूँकि ये टेक्स्ट जो है ना पूरा ये सट जा रहा है कॉर्नर पे जाके, तो क्या करूँगा मैं, पैडिंग दे दूँगा 5, तो क्या होगा, ये बीच में आ गया, ठीक है। तो अभी के लिए क्या करता हूँ ना, मैं एक काम करता हूँ, लीडिंग को नन कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। ये हो गया नन, ये भी हो गया कंप्लीट, इस पे भी जाके कर देते हैं टिक। तो लाइन हाइट में क्या हो गया आपका, लीडिंग। इसमें ब्रैकेट में जाके लिख देता हूँ, थोड़ा सा अलग है इसमें लिख देता हूँ, लीडिंग का यूज़ करते हैं इसमें, तो ऐसे नहीं, सब में जब वही कर रहे हैं तो इसमें भी जाके ऐसे ही लिख देते हैं लीडिंग, ठीक है। अब आते हैं हम सब लेटर स्पेसिंग पे। तो लेटर स्पेसिंग, जैसे मान लीजिए आपको कुछ दिमाग में आ रहा है, CSS का प्रॉपर्टी है, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जाना है वेबसाइट पे और यहाँ पर लिखना है, जैसे मुझे क्या देखना है, लेटर स्पेसिंग। तो लेटर स्पेसिंग के लिए गए और यहाँ पर क्लिक कर दिया, तो देखिए यहाँ पर दे दिया ट्रैकिंग। तो इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, ट्रैकिंग का यूज़ करते हैं हम, तो ठीक है। तो यहाँ पर गए और यहाँ पर जाके मैं काम करता हूँ और ट्रैकिंग प्रॉपर्टी है ना, ट्रैकिंग लिख देता हूँ यहाँ पर, ताकि आपको याद रहे अच्छे से। तो वैसे डेली लाइफ में यूज़ करोगे तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। मुझे तो ऐसे ही यूज़ करते करते आ गया, मैंने कभी रटने की कोशिश तो की नहीं है। तो अब क्या करते हैं ना, देखिए लीडिंग में क्या था ना, लाइंस के बीच के डिस्टेंस को ये मैनेज करता था। ये जो है आपका ये, अरे यार कहाँ चला गया, लेटर स्पेसिंग जो है, लेटर स्पेसिंग क्या करता है ना, ये जो लेटर है आपका, ये जैसे ग्रेडियंट लिखा हुआ है, इसके बीच का जो ये लेटर के बीच में है ना, IDE एंड सबके बीच का जो स्पेसिंग है उससे डील करता है। तो यदि लेटर स्पेसिंग को हमको ठीक करना है, तो मान लीजिए ग्रेडियंट पे जाके मैं काम करता हूँ, ट्रैकिंग टाइटर कर देता हूँ, तो क्या होगा, अंदर घुसने लगे एक दूसरे के, देखिए हुआ, ठीक। तो उसी तरह इसमें ढेर सारा प्रॉपर्टी है। जैसे आप लोग ट्रैकिंग लिखोगे तो कुछ याद करने का तो ज़रूरत नहीं है, वैसे मैं ट्रैकिंग वाइडर कर दिया, वाइडेस्ट कर दिया तो ये फैल जाएगा, ठीक है। तो बस मैं यही दिखा रहा था कि सब चीज़ याद करने का ज़रूरत नहीं है, बस आपको एक कीवर्ड भी याद रहेगा कि कैसे करते हैं। नहीं भी याद है तो जाके आपको लोग क्या करेंगे, टेलविन के वेबसाइट पे जाके चेक कर लेंगे, ठीक है।
तो ये हो गया आपका ट्रैकिंग ख़त्म। अब हम लोग का जो सेक्शन बचा हुआ है वो है बॉक्स शैडो, ट्रांजिशन और है रिस्पॉन्सिव। ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है और आप लोग को यदि इतना दूर ही देखना है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यदि आपको मन है देखने का तो बिल्कुल देखो, ये वाला पार्ट तो बिल्कुल ही देखना, रिस्पॉन्सिवनेस वाला, बहुत मज़ा आएगा आप लोग को, ठीक है। तो यहाँ पर मैं काम करता हूँ। ये क्या हो गया, अब चलते हैं बॉक्स शैडो पे। तो बॉक्स शैडो के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक डिप बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये वाला कंप्लीट कर देते हैं, इंग्रेडिएंट तो ख़त्म हो गया ना। अब एक डिप बनाते हैं, किसके लिए, सबसे पहले क्या करेंगे, विड्थ के बारे में पढ़े थे तो विड्थ फुल करेंगे, एच स्क्रीन करेंगे। मान लीजिए ऐसा स्क्रीन चाहिए कि समय के साथ बढ़ते रहिए, बहुत सारा कंटेंट हो गया तो मीन एच स्क्रीन कर देंगे, ठीक है। तो वो आपको पता है, वो अभी नहीं कर रहे हैं। और बीजी जिंक कर देते हैं 800। तो इससे क्या होगा, जो बैकग्राउंड है वो मेरा 8 अप्लाई हो गया जिंक वाला। अब मान लीजिए अब मुझे क्या देखना है, बॉक्स शैडो ना। बॉक्स शैडो के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे इसके अंदर और एक कार्ड क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए डिव क्रिएट करते हैं, ठीक। डिव गए, डिव, अब डिव मैंने क्या बताया था, डिव एक ऐसा कार्ड है जिसका जीरो हाइट जीरो विड्थ है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, मुझे देना पड़ेगा हाइट और विड्थ। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका 200 पिक्सल और हाइट भी क्या करते हैं इसमें, मान लीजिए 200 पिक्सल डाल देते हैं, ठीक। तो अभी वो बन चुका है लेकिन दिख नहीं रहा है, तो दिखेगा कैसे, तो बॉर्डर का रेफरेंस लेंगे, बॉर्डर 2 आ गया, देखिए दिखने लगा। तो अब चूंकि हम लोगों ने बैकग्राउंड कलर पढ़ लिया है तो थोड़ा अच्छा लग गया, तो बैकग्राउंड कलर डाल देते हैं। तो बैकग्राउंड कलर में कौन सा डाले बताइए, अभी के लिए तो हम क्या करते हैं, सैल्मन कलर डाल देते हैं, ठीक है। हाँ, तो आपको दिख रहा होगा कि एक डिप बन गया। अब मान लीजिए इस जो ये जो कार्ड बना है ना, इसको सेंटर पे लाना है। तो सेंटर पे लाने के लिए मैंने बताया था फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट, आइटम सेंटर। कितना आसान है, अब ये बीच में आ जाएगा। आजा भाई, अच्छा रिफ्रेश करना पड़ेगा लगता है, वो आया क्यों नहीं। ओ, ये तो मैं ब्लंडर कर दिया यार। मैंने पहले बताया था ना कि जो फ्लेक्स है वो पेरेंट पे लगता है, और मैंने क्या किया था, चाइल्ड एलिमेंट पे ही फ्लेक्स लगा दिया, तो इसलिए काम नहीं किया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पेरेंट, पेरेंट कौन सा है, ये जो डिव है ना, इसका पेरेंट ये है। तो यहाँ पर जाके क्या करेंगे, फ्लेक्स लिखेंगे और जस्टिफाई सेंटर करेंगे और आइटम्स सेंटर करेंगे। अब क्या होगा, ये बीच में आ जाएगा, देखिए बीच में आ गया। अब क्या करना है, इसका थोड़ा सा ना कॉर्नर जो है राउंडेड करना है मुझे। तो एक काम करते हैं, ये कर देते हैं, ठीक। तो अब क्या हुआ, राउंडेड, अब अच्छा लग रहा है दिखने में, ठीक। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर बॉक्स शैडो डालना है, ठीक है। तो बॉक्स शैडो डालना है, तो एक काम करते हैं ना, और ये वेबसाइट खोल लेते हैं, ये जो मैंने प्रोवाइड किया है लिंक, इस पे जाते हैं, वेबसाइट खोल लेते हैं। ये CSS वाला हटाओ यार, ये इधर लाओ इसको। और जब तक खुल रहा है ना, तब तक क्या करते हैं, इसका जो जिंक है इसको थोड़ा सा चेंज करके ना 400 कर देते हैं, ताकि वो दिखे बॉक्स शैडो, नहीं तो अच्छे से दिखेगा नहीं, विजिबल नहीं होगा, ठीक है। यार खुल नहीं रहा है वेबसाइट, खुल जा भाई। वो खुल गया, ये हो गया मेरा बॉक्स शैडो के बारे में, और ये वेबसाइट खुल गया। तब तक टेलविन पे जाके देख लेते हैं कि बॉक्स शैडो कैसे अप्लाई करेंगे। बस कुछ नहीं लिखना है, शैडो लिखना है। तो यहाँ पर जाके शैडो 100% आया बॉक्स शैडो। तो जैसे देख सकते हैं आप लोग, ये जो पोर्शन है ना शैडो वाला, तो बेसिकली देखिए सिंपल सा क्या तरीका है कि यहाँ पर जाना है, शैडो लिखना है, और कैसा शैडो चाहिए आपको, स्मॉल चाहिए, मीडियम चाहिए, लार्ज चाहिए, 2XL मान लीजिए दे देते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, देखिए इसको अभी हटा देता हूँ मैं, देखना ध्यान से, इसको हटाया, अब ये नहीं होगा कुछ, यहाँ पर नहीं है, फिर से डाल दिया, शैडो आ गया, ठीक है। तो ये तो मतलब और जो टेलविन पे दिया हुआ है उसको मान लीजिए आर्बिट्री वैल्यू डालना है, कुछ अच्छा बॉक्स डिजाइन करना है, ठीक है। तो उसकी इसलिए उस लिंक का मैंने वहाँ पर जिक्र किया है। यहाँ पर तो आप लोग क्या करोगे, बस बॉक्स शैडो के लिए क्या करना है, कुछ करना तो है नहीं इसके अंदर, जाना है बस यहाँ पर शैडो लिख देना है, बस काम हो गया। लेकिन मान लीजिए कुछ अच्छा सा डिज़ाइन वाला शैडो चाहिए, शैडो विद डिज़ाइन, शैडो विथ डिज़ाइंस, ठीक है। तो यहाँ पर जाने के लिए इस लिंक पे जाइएगा, आप लोग को बहुत मस्त मस्त टेलविन का ऑलरेडी रिटर्न कोड मिल जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए मुझे ऐसा चाहिए, ये कितना कूल लग रहा है ना, वेनिला CSS भी कॉपी कर सकते हो, बस यहाँ पर क्लिक करना है, ये अपने आप कॉपी हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर गए और शैडो की जगह पूरा क्या करना है, इसको उड़ाना है और यहाँ पर डाल देना है वो सारा कोड। तो क्या होगा, अपने आप देखिए कितना बेहतरीन ये खुद ब खुद ले लिया है। अब इसको एक काम करते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, तो आपको डिफरेंस पता चलेगा। देखिए अब ये ऐसा है, अब ये ऐसा है, ठीक। तो आई होप कि आपको ये शैडो के बारे में पता चल गया होगा अच्छे से, ठीक।
ये इतना सारा है, आप लोग ट्राई कीजिएगा खुद से, बहुत अच्छा लगेगा आप लोग को। जिससे मान लीजिए एक और ट्राई करके दिखा देता हूँ आप लोग को। ये ट्राई कर लेता हूँ, कहाँ चला गया, हाँ ये ट्राई कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये अच्छे से विजिबल भी होगा, ये अच्छा नहीं लगा वैसे देखने में भी, वही देखिए, ठीक है। अब मान लीजिए कहाँ गया यार, हाँ नीचे, खुद से बॉक्स शैडो क्रिएट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जाके आप वो भी कर सकते हो, देखिए ये वैल्यू बढ़ाओ, ब्लर कराओ करो, मान लीजिए सारा वैल्यू 0 कर देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या होगा देखो, अभी ये जो दिख रहा है ना ऊपर डब्बा, इसमें एक काम करता हूँ, हाँ ये जो डब्बा दिख रहा है अभी, ये आपका 0 पे है। अब इसको क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो ये एक शिफ्ट हो रहा है ना एक्स डायरेक्शन पे, ये वाई डायरेक्शन पे शिफ्ट हो रहा है, नीचे आ रहा है, और ये ब्लर हो रहा है, ब्लरी वाला जो वैल्यू ब्लरीनेस का वो बढ़ रहा है, ठीक है। स्प्रेड करना है तो ये, अब उसके बाद यहाँ पर जाके मैं यदि वेनिला सी एस 10 पे क्लिक करता हूँ, उसका कोड ऑलरेडी अपने आप ही हो जाएगा, ठीक। तो आई होप कि आपको बॉक्स शैडो भी बहुत अच्छे से समझ में आया हो, मैंने पूरी कोशिश की अपनी कि आपको ये सिखा दूँ, ठीक है। अब क्या देखना है, अगला पोर्शन है हमारा, ये शैडो भी हो गया, शैडो पे क्लिक कर देता हूँ, ये हो गया, ये भी क्लिक कर देता हूँ। ये सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और एक काम करूँगा, ये टेक्स्ट फाइल को ही डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है। अब चलते हैं, ये बॉक्स सेट हो गया ना, ट्रांजिशन। तो ट्रांजिशन में सबसे पहले होवर पे चलते हैं, ठीक है। होवर, तो होवर क्या होता है ना, जब भी किसी के ऊपर ऐसे माउस को ले जाएंगे तो वो अपने आप उस पर इफेक्ट आएगा, इसी टेक्निक को कहते हैं होवर। तो होवर के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग एक नया, नहीं तो एक काम करते हैं ना, इसी के ऊपर कर ले क्या, हाँ इसी के ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी बॉक्स शेडो को हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर बस कुछ नहीं करना है, होवर लिख देना है और कॉलन लगा देना है। तो होगा क्या कि वो प्रॉपर्टी अभी मुझे नहीं दिखेगा, ये शेडो वाला जो प्रॉपर्टी है वो अभी नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे इस प्रॉपर्टी ये जो डब्बा है इसके ऊपर होवर करूँगा वो प्रॉपर्टी आ जाएगा, देखो आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। लेकिन ये देखने में कुछ अच्छा नहीं लग रहा है ना, ये अचानक से आ जा रहा है, तो इसलिए मैंने एक और वेबसाइट का यहाँ पर जिक्र किया है, वो है एजिंग्स पे जाना है आपको, और यहाँ पर आपको कैसा कर्व चाहिए, मतलब किस तरीके से वो उठना चाहिए। मान लीजिए कि आपको ऐसा चाहिए कि शुरू में स्पीड हो, बाद में जाके स्लो हो जाए, तो कैसा आपको ट्रांजिशन चाहिए, ठीक है। तो मान लीजिए मुझे इज इन क्यूब वाला ट्रांजिशन चाहिए, तो यहाँ पर जाता हूँ और क्यूब में जाके यहाँ पर ऐसे इसको कॉपी कर लिया मैंने, और गया वेबसाइट पे, और यहाँ पर जाके एक काम करूँगा, लिखूँगा इज़ लिखने के बाद यहाँ पर इसका ब्रैकेट खोलूँगा और यहाँ पर लिख दूँगा क्यूब बीजर। तो इससे क्या होगा, वो वाला अप्लाई होगा, लेकिन अप्लाई करने के बाद देखो ये वाला पोर्शन तो अभी तक अप्लाई नहीं ना किया, एक्चुअली है वो CSS, तो इसको टेलविन में डालने के लिए ये 0.6 सेकेंड, तो ड्यूरेशन, तो अब ड्यूरेशन डालना पड़ेगा, ये वाला पोर्शन ट्रांजिशन ड्यूरेशन। तो अब क्या करना पड़ेगा, पहला तो पार्ट ये हो गया, अब क्या करना है, यहाँ ड्यूरेशन डालना है। तो चलिए ड्यूरेशन डालते हैं। तो जैसे यहाँ पर ड्यूरेशन डालूंगा, शिट, हाँ जैसे यहाँ पर ड्यूरेशन डालूंगा मैं, वो मान लीजिए 3 सेकेंड, ठीक है, तो वो स्मूथली एकदम ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो उसी तरह आप लोग उस ईजिंग वाले वेबसाइट से जाकर ये बस क्यूब बीजर वाले पोर्शन को कॉपी करना और यहाँ पर ड्यूरेशन सेट कर देना। तो जितने अलग अलग तरीके से आप लोग इसे सेट करोगे वो अच्छा अच्छा दिखेगा, ठीक है। तो ये हुआ आपका ट्रांजिशन वाला पार्ट। तो मान लीजिए होवर करने पर मुझे इसका कलर चेंज कर देना है, नहीं स्केल कर देना है, ठीक है। मान लीजिए होवर किया और होवर करने पर इसका स्केल कर दिया मैं 110, तो क्या होगा कि बड़ा हो जाएगा, देखिए कितना स्मूथली हो रहा है, ये बड़ा इतना कूल लग रहा है, देखो देखो ये गया मैं, ये हो गया बड़ा, ठीक है। अब मान लीजिए कि अभी इसका कलर क्या है, बीजी सैल्मन है। अब होवर करने पर क्या चाहिए मुझे, रेड चाहिए, नहीं ग्रीन चाहिए, ठीक है। तो बीजी क्या करूँगा, रेड कर दूंगा, रेड क्या नहीं ग्रीन चाहिए ना, तब ना पता चलेगा, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा। 400 कर देता हूँ। तो जैसे इस पर होवर करूँगा, ये देखिए कलर भी चेंज हो रहा है, ये तो आप होवर बहुत सारे प्रॉपर्टी पे लगा सकते हो, जितने भी प्रॉपर्टी मैंने बताई अभी तक वो सारे प्रॉपर्टी पे आप होवर लगा सकते हो। तो आप लोग खुद से भी ट्राई करना, ठीक है। तो होवर क्या किया मैंने, विड्थ पे लगा दे, तो जैसे इस पे होवर करता हूँ उसका विड्थ साइज क्या हो गया, कम हो गया, छोटा हो गया, ठीक है। तो आप लोग बहुत सारे प्रॉपर्टी पे लगा सकते हो, वो आप लोग देख लेना। मेरा काम था आप लोग को पूरा जो टेलविन CSS है जितना ज़्यादा यूज होता है, जो प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा यूज होता है, बस वही बता रहा हूँ मैं, बेफालतू का तो ज़्यादा बताऊँगा नहीं। आप लोग धीरे धीरे
यूज करते करते नए नए प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर करो और सीखो। ठीक है, अभी के लिए बस ये इतना ही। और ये भी ट्रांजिशन ड्यूरेशन भी देख लिया हम लोगों ने। अब लास्ट बचा रिस्पॉन्सिवनेस। हाँ, तो चलिए अब रिस्पॉन्सिवनेस के बारे में देखेंगे। जब हम लोग ट्रेडिशनल तरीके से वेबसाइट बनाया करते थे HTML और CSS का यूज करके, तो उसमें डेस्कटॉप फर्स्ट अप्रोच ही अपनाते थे। लेकिन टेलविन CSS में मोबाइल फर्स्ट अप्रोच ही बाय डिफ़ॉल्ट सेट रहता है। आइए एक बार इसके वेबसाइट पे हम लोग देख लेते हैं। तो इसके वेबसाइट पर जब हम लोग जाएंगे तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि कहाँ गया, नीचे स्क्रॉल करते हैं एक बार। हाँ, वर्किंग मोबाइल फर्स्ट। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट टेलविन यूजेस ए मोबाइल फर्स्ट ब्रेक पॉइंट सिस्टम सिमिलर टू व्हाट यू माइट बी यूज इन अदर फ्रेमवर्क लाइक बूटस्ट्रैप। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम है ना, पहले हम लोग डेस्कटॉप फर्स्ट अप्रोच से कर रहे थे, अब हमको मोबाइल फर्स्ट अप्रोच से करना पड़ेगा, तो काफ़ी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है रिस्पॉन्सिवनेस के समय पे। ठीक है, तो मैं एक ऐसा कोड आपको दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, जिसको आपको क्या करना है, कॉपी और पेस्ट ही करना है। आप बता दे रहा हूँ कैसे करना है। सबसे पहले वो कोड खोल देता हूँ मैं। ठीक है, डेस्कटॉप फर्स्ट। अब आपको जाना है VS कोड पर, और यहाँ पर फाइल में आपको tailwind.config.js दिख रहा हुआ है, इस पर जाना है। और यहाँ पर जो एक्सटेंड के बाद जो स्क्रीन वाला पार्ट है ना, इसको कॉपी करनी है और यहाँ पर पेस्ट कर देनी है, और इसको कर दीजिए सेव। बस इतना ही करना है और बन गया आपका ये टेलविन CSS वाला पार्ट, डेस्कटॉप फर्स्ट अप्रोच। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं क्या करता हूँ, स्मॉल सबसे पहले ब्रेक पॉइंट सिस्टम देख लेते हैं। ठीक है, तो वो जो टेलविन CSS वाला जो कोड कॉपी किया था मैंने, तो देखिए, तो एक्सेल और कॉलम का जब भी यूज करेंगे तो इसका मतलब हुआ मैक्स 1279 पिक्सल। कहने का मतलब है कि जब 1280 पिक्सल के आसपास या उसके बराबर या उससे कम रहा, तब इसके अंदर जो कोड लिखा रहेगा वो रन करेगा। जब 1023 पिक्सल या उससे कम का स्क्रीन साइज रहा, तब LG के अंदर जो कोड लिखा रहेगा वो रन करेगा। जब 767 पिक्सल या उससे कम का स्क्रीन साइज रहा, तो मीडियम वाला कोड रन करेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार यहाँ पर रन करके देखते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, ऐसे हम कॉलन दे के क्या करते हैं, इसका विड्थ को हम विड्थ को क्या करते हैं, एक काम करते हैं 100 पिक्सल तो नहीं, 100 ऑलरेडी है, 800 पिक्सल कर देते हैं। ठीक है, तो जब इसका स्क्रीन साइज़ जब इसका स्क्रीन साइज़ स्मॉल हो, मतलब 639 पिक्सल से कम हो या उसके बराबर हो, तब क्या होगा, उसका विड्थ 800 पिक्सल हो जाना चाहिए। तो चलिए एक बार ट्राई करते हैं, इसके साइज़ को कम करके देखते हैं। इसको कम कर रहे हैं जैसे 600 पिक्सल, 639 ना, देखिए जैसे इसका साइज 639 से कम हुआ, ये बड़ा हो गया। ठीक है, ये हम देख सकते हैं। अब इसी पे 2-3 चीज़ और ट्राई करते हैं। ठीक है, 600 थोड़ा ज़्यादा हो जाता है ना, इसको एक काम करता हूँ मैं, 600 कर देता हूँ, 800 ज़्यादा हो गया था। मीडियम पे रखता हूँ। मीडियम पे क्या करूँगा, BG जो है ना उसको कर देता हूँ ग्रीन। तो होगा क्या कि अब, हाँ अभी देखिए, जैसे 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 कम कर रहा हूँ, और यहाँ पर एक कोड देख लेते हैं पहले। हाँ, ये जो मीडियम का मतलब क्या, 767। जैसे इसका स्क्रीन साइज यहाँ पर देखिएगा 767 से कम हुआ, ग्रीन हो गया, और जैसे इसका 639 से कम होगा, ये बड़ा हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोग इसमें ब्रेक पॉइंट्स का यूज करते हैं और कैसे ये डेस्कटॉप फर्स्ट अप्रोच बन गया है। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। आने वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मैंने जो भी पढ़ाया है इसके दौरान, इसको सबसे पहले तो टिक कर देते हैं इसको। ठीक है, अभी तक मैंने जो भी पढ़ाया है उससे रिलेटेड एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक है, एक छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे, और वो प्रोजेक्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, आप लोग एक बार खुद से ट्राई करना उसे। ये है हमारा प्रोजेक्ट। ठीक है, हो सकता है एक और करा दूँ। ठीक है, तो अभी के लिए बस ये देखो आप, ये अलग अलग कलर का है, और इसमें रिस्पॉन्सिवनेस भी होना चाहिए कि इसके स्क्रीन साइज को थोड़ा कम करेंगे तो क्या होगा, वो घटेगा। ठीक है, तो शायद ये मैंने बना के रखा हुआ है, तो एक बार देख लेते हैं इसको रन करके। ठीक है, हाँ, इसको बना के रखा हुआ है मैंने, इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो होप कि नेक्स्ट वीडियो में यही आएगा। ठीक है, तो एक बार रन करके देख लेते हैं इसको। हाँ देखिए,
ये क्या है, रिस्पॉन्सिव। अब जैसे इसके स्क्रीन साइज को मैं छोटा यदि करूँ तो ये क्या होगा, धीरे धीरे देखिए एक लाइन पे आ गया है। तो ये रिस्पॉन्सिव भी होना चाहिए। तो ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट कह सकते हैं, कार्ड डिज़ाइन, ठीक है। इसके बाद एक अच्छा सा मतलब साथ में ही एक वीडियो आ जाएगा और एक बढ़िया सा, ताकि आप लोग को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी हो जाए जो भी आप लोगों ने सीखा है इस वीडियो के दौरान, ठीक है। ये अच्छा लग रहा होगा देखने में आपको, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।